ठीक है। तो आज वाले सेशन में हम लोग किस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक संगम पीरियड होगा और संगम पीरियड के साथ साथ चोल चेर पांड्या, स्पेशली उसमें चोल रूलर्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इंपीरियल चोलाज के ऊपर भी, राइट। तो संगम पीरियड का जो क्वेश्चन है, जहां से संगम पीरियड में क्वेश्चन पूछ सकता है, रिवाइज भी मैं साथ ही साथ करवा दूंगा। और चोलाज पे जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कुछ तमिलनाडु पीसीएस में या बाकी जगह भी पीवाईक्यू का पार्ट है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, काम ही आएगा तुम्हारे यूपीएससी में भी या स्टेट पीसीएस में। देखो पहला क्या है, पहला, हाँ नहीं बाबू, संगम लिटरेचर ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, ये 3rd सेंचुरी बीसीई है, ठीक है। और जो इंपेरियल चोलाज है ना, वो अर्ली मिडाइवल में आते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है ना चोलाज का, वो एंशिएंट से लेकर अर्ली मिडाइवल तक चलता है। अर्ली मिडाइवल कहने का मतलब जहां एंशिएंट हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन खत्म होता है और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है, उसको हम अर्ली मिडाइवल का वैसे बुलाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी सेक्शन पूछे है हिस्ट्री का ही पार्ट, हमारे एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में तो एक ही पेपर में आएगा, और मेंस में डायरेक्ट वैसे नहीं आते यहाँ से क्वेश्चंस, ये सब प्रीलिम्स वाले पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। मेंस में थोड़ा संगम पीरियड में मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है आर्ट एंड कल्चर में, तो वो हम मेंस के लिए अलग से करेंगे। आज पहले अपने जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स की बात कर ले, ठीक है। पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संगम लिटरेचर। अब देखिए ये जो संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर के बारे में एक चीज याद रखना है, क्योंकि संगम लिटरेचर, बाय द वे वी कॉल इट संगम, क्यों संगम बुलाते क्यों है, मिलना था, है ना, कॉन्फ्लुएंस था। एक होता है संगम जो कि हमारे लिए बड़ा हिंदूज के लिए जो है, राइट, या हिंदूज के लिए, बाकी मुस्लिम्स के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी, रिलीजियस वाला जो इन्फ्लुएंस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है संगम, जहां पे 3 रिवर्स आकर मिलती है, गंगा यमुना एंड सरस्वती। सरस्वती अब डिसअपियर्ड स्टेज में है, वो एक संगम हो गया। और यहां जो हम संगम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स का संगम नहीं है, यहाँ पे फिलोसफर्स का है, पोएट्स का है, उन लोगों का है जिन्होंने आगे जाकर तमिल हिस्ट्री को या तमिल लिटरेचर को आगे जाकर एक नई दिशा दी, एक नया शेप दिया, ये उनका संगम है। तो सबसे पहले संगम वर्ड हमको क्लियर होना चाहिए कि संगम इज कॉन्फ्लुएंस, मीटिंग, असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स, है ना, फिलोसफर्स, लॉरेट्स, आप जिस नाम से बुला लें। और तमिल इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना सबसे जो अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेज है इस पार्ट में, इंडिया के द्रविडियन पार्ट में, द्रविडियन हिस्ट्री जो यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे एंशिएंट लैंग्वेज कौन सी है, तमिल है, ठीक है। 2 लैंग्वेजेस का एंशिएंट लिनियज है इंडिया में, एक हो गया संस्कृत, जिसके बारे में बिलीव किया जाता है कि इट वॉज यूज्ड बाय गॉड्स एंड गॉडेस, और फिर यहाँ पर क्या, तमिल लैंग्वेज। इसके लिए भी जब संगम होगा ना, 3 संगम होते हैं, 3 संगम होंगे, 1st, 2nd एंड 3rd, सबको रिवाइज कर लो इस क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट संगम हुआ था, फर्स्ट संगम का कुछ भी रिटन लिटरेचर नहीं है। कहा जाता है कि फर्स्ट संगम गॉड्स एंड गॉडेस ने भी अटेंड किया था, नथिंग इज रिटन इन दैट संगम। सिर्फ एक ऋषि हैं जिनके बारे में मेंशन होता है, दादी नानी के कहानियों के किस्सों में चलता है, फोक लेजेंड्स में चलता है, आगे वाले संगम में लिखा भी गया उनके बारे में, अगस्त्य ऋषि या अगस्त्य मुनि। तो ये जो अगस्त्य ऋषि या अगस्त्य मुनि थे, इन्होंने फर्स्ट संगम को प्रिसाइड किया था। अभी जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, हमारा ये जो संगम है, तो मैं प्रिसाइड करूंगा, उसके बाद तुम अपने पॉइंट रखोगे, तुम अपने रखोगे, तुम अपने रखोगे, हम डिबेट करेंगे। लेकिन एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जरूरत होती है कि 2 ग्रुप आपस में लड़ ना ले, 2 लोग आपस में लड़ नहीं ले, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन होगा जिसको फाइनली मैं ऑथोराइज करूंगा और वो कंक्लूजन पास हो जाएगा। ये असेंबली का प्रोसेस होता है। तो ये जो असेंबली थी, इसमें कहा जाता है कि लॉर्ड कार्तिकेय ने भी अटेंड किया था, और भी कई गॉड्स एंड गॉडेस ने, डेमी गॉड्स एंड गॉडेस, यक्षिणी ने भी अटेंड किया था। और इसी संगम में अगस्त्य ऋषि को तमिल लैंग्वेज के बारे में जानकारी मिली थी, इतना पता है, आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये कहानी भी फोक टेल्स में चलती है, आगे के संगम में कहानियां में सुनाई गई। फिर जब 2nd संगम होगा, तो 2nd संगम अगस्त्य ऋषि के ही शिष्य, उनके डिसाइपल अगस्त्य तोलका पियार ने प्रिसाइड किया था। 2nd संगम के जो प्रेसिडेंट है वो है तोलका पियार, याद रखेंगे इसको, तोलका पियार, या अगस्त्य तोलका पियार भी बुलाया जाता है क्योंकि अगस्त्य ऋषि के ही डिसाइपल थे अगस्त्य तोलका पियार। और इस संगम में अब पहली बार तोलका पियार ऋषि ने या अगस्त्य तोलका पियार ऋषि ने, इन्होंने एक बुक का फॉर्मेशन किया। दिस बुक इज अबाउट तमिल ग्रामर। ये 2nd संगम का ओनली सर्वाइविंग लिटरेचर है, लेकिन अब लिटरेचर मिल गया था। और लिटरेचर भी देखो कितना अच्छा लिटरेचर, ग्रामर का, क्योंकि आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे आगे लिटरेचर डेवलप करोगे। बोलना चालना एक बात होती है, पर लिखने के लिए ना आपको स्क्रिप्ट और प्रॉपर ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे एसएमएज हो, सब में है। एंड देयर नागामीज इज डिफरेंट फ्रॉम एसएमएज।
राइट। अगर नागामित सुनोगे तो तुम जो लोग एसएमएस बोलने वाले हैं ना उनको थोड़ा सिमिलर दिखेगा कि हाँ ये तो सिमिलर दिख रहा है, बट फिर भी डिफरेंट है। नागामिज का अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं है, एसएमएस की अपनी एक स्क्रिप्ट है, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं उसको, जो लोग एसएमएस लिटरेचर लिखना या पढ़ना जानते हैं। तो यहाँ से अब तमिल लिटरेचर के लिए तमिल ग्रामर की बुक बनेगी जिसका नाम है तोलका पीएम। ठीक है, लिखने वाले कौन है? तोलका पीआर। तो जो बुक लिखी जाएगी उस बुक का नाम, ये जो बुक है इसका नाम क्या होगा? तोलका पीएम। इस तरह से ओनली सर्वाइविंग लिटरेचर फ्रॉम सेकंड संगम हमारे पास तोलका पीएम है। और फिर जब थर्ड संगम होगा, जब नक्कीरार हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे, नक्कीरार है ना, सेंट नक्कीरार, तो यहां से ना तमिल लिटरेचर के ऊपर अब काफी रिच कलेक्शन स्टार्ट होगा। आपके पास ग्रामर की बुक आ चुकी थी, अब लिखना शुरू कर देंगे लोग। अब यहां से फ्रॉम थर्ड संगम ऑनवर्ड्स वी हैव वेरी रिच कलेक्शन ऑन तमिल लिटरेचर। और ये जो लिटरेचर है, ये जो फर्स्ट संगम में तो कुछ लिखा गया नहीं, सेकंड में जो लिखा गया तोलका पीएम, और थर्ड से जो लिखा जाने लगेगा इसी को हम संगम लिटरेचर बुलाएंगे। ठीक है, कुछ संगम जो हुए थे उनके ड्यूरेशन में लिखा गया, कुछ उसके बाद लिखा गया। दे केम टू बी नोन एज संगम लिटरेचर एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द तमिल हिस्ट्री। ये जो तमिल हिस्ट्री है, जो यहाँ के रूलर्स है, जो यहाँ की सोसाइटी है, इसको समझने के लिए लिटरेचर बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए संगम लिटरेचर का बड़ा इंफ्लुएंस है। ठीक है, आगे जाके फिर संगम लिटरेचर लिखे जाएंगे। चलो हम फिर वापस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? द संगम कॉर्पस इंक्लूड्स बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस कंपोजिशंस। एकदम सही बात है। जो संगम लिटरेचर लिखे जाएंगे ना, इसमें सेक्युलर कंपोजिशंस भी था एज वेल एज रिलीजियस भी था। सेक्युलर कहने का मतलब क्या हुआ कि अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम मिथोलॉजी, दे वर ऑल्सो राइटिंग अबाउट सोसाइटी कि फीमेल का स्टेटस क्या था, अपर कास्ट लोअर कास्ट का डिवीजन क्या था, क्या अनटचेबिलिटी रिजिड थी कि नहीं थी, राइट, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता था, राजा कौन था, उस राजा का कंडक्ट कैसा था, ये सारी बातें भी लिखी जाएंगे संगम लिटरेचर में। इसलिए सेक्युलर भी है, साथ ही साथ रिलीजियस भी है, क्योंकि अब उसमें मुर्गन के बारे में भी लिखा जाएगा। जो लॉर्ड मुर्गन है, माना जाता है कि वही लॉर्ड कार्तिकेय है, तो उनके प्रेज में भी कुछ चीजें लिखी जाएंगी। तो वो रिलीजियस भी हो गया, राजा के बारे में लिखे जा रही है, सेक्युलर भी हो गया, सोसाइटी के बारे में लिखे जा रही है। तो बहुत सेक्युलर एंड रिलीजियस दोनों लिटरेचर है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, Tolka PM is primarily a grammatical work but also gives insights into society and politics. अभी मैंने तुमको ये बात तो बताया ही कि Tolka PM ग्रामेटिकल वर्क है, बट हाँ साथ में ये कि ये ना सोसाइटी एंड पॉलिटी के बारे में भी बताता है। पॉलिटी इट मींस कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था। अभी मैंने बताया ना कि संगम लिटरेचर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमको सोसाइटी राजा के बारे में मालूम पड़ेगा। तो Tolka PM प्राइमरली ग्रामर की बुक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो टेल्स कि सोसाइटी, तमिल सोसाइटी तभी कैसे थी। सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड पर आते हैं, इटुट्टोकाई एंड पट्टू आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द अर्लीस्ट अवेलेबल तमिल लिटरेचर। एकदम सही है। इटुट्टोकाई एंड पट्टू जो है ये भी अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर के पार्ट है। इसके अलावा कुछ और भी तमिल लिटरेचर के पार्ट है। अगर हम अदर लिटरेचर की बात करें, संगम लिटरेचर का या अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर का, तो जैसे दो एपिक्स हैं। दो एपिक्स, कौन कौन से दो एपिक्स बताओगे कोई? नहीं, वो तो लिखने वाले का नाम है। इलांगो अडिगल इज द ऑथर। एपिक्स का नाम बताओ। शिल्पाधिकरम और शिल्पाधिकरम का सिक्वल मणिमेगलाई है ना। अब इनके ऑथर कौन है, इनके राइटर कौन है, वो तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तुम लोग अभी बता दो, जो लोग इसको ऑनलाइन देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा हाँ, एसएमएस मीडियम स्टूडेंट्स, यहाँ पर एसएमएस ट्रांसलेशन अभी नहीं है, पढ़ा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो कमेंट सेक्शन से एसएमएस में भी। राइटर ऑफ शिल्पाधिकरम कौन? ठीक है, एंड राइटर ऑफ मणिमेगलाई, याद रखना है ये सब, यही तो रिवाइज करना है, इसलिए एमसीक्यू डिस्कशन इंपॉर्टेंट। ढूंढ गया, हाँ ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। दीप बाबू, लिखने का काम बाद में कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ संगम एज, पॉलिटिकल सिस्टम संगम एज का, द थ्री मेजर रूलिंग हाउस वर द चोल, चेराज एंड पांड्याज। ये भी है। जब संगम लिटरेचर लिखा जाएगा तो जैसा पहले ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया ना कि संगम लिटरेचर सिर्फ रिलीजियस नहीं है, फिलोसॉफिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, सोसाइटल भी है, राइट। तो राजाओं के बारे में भी मालूम पड़ेगा, तीन डायनेस्टी के बारे में। प्रेजेंट डे केरला वाले साइड में मेनली यहाँ पे रूल कर रही थी कौन सी डायनेस्टी? चेराज। प्रेजेंट डे सदर्न तमिलनाडु वाला जो पार्ट होगा ना, तमिलनाडु का नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे रूल कर रहे थे कौन? पांड्याज। और इन पांड्याज का ही कैपिटल था मदुरई।
जिसके अराउंड 3 संगम हुए हैं। और नॉर्दर्न तमिलनाडु और थोड़ा सा तेलुगु रीजन वाला पार्ट यहाँ पर कौन रूल कर रहे थे? चोलाज। अभी हम इनके बारे में ही और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन तीनों में सबसे पावरफुल ग्रुप यही थे, चोलाज। ठीक है, तो द 3 मेजर रूलिंग हाउसेस वर चोल, चेर एंड पांड्याज, करेक्ट है। ये जो चेर है ना, इसके बारे में अशोक के भी इंस्क्रिप्शन में है, अशोकन इंस्क्रिप्शन है, वहां पर भी चेराज के बारे में है। अशोक ने इनको केरला पुत्राज कह के बुलाया था, इनको चेराज। अशोक ने जब अपना इंस्क्रिप्शन लगवाया ना, तो उसमें अशोक ने चेराज को क्या कह के बुलाया था? केरला पुत्राज। बाकी चोल और पांड्या तो हैं ही। सेकेंड स्टेटमेंट, द किंग वॉज असिस्टेड बाई असेंबलीज सच एज अवाई, कि जो राजा था ना, उसको असेंबली भी असिस्ट करने का काम करती थी। दैट्स अ वेरी यूनिक फीचर। अभी इधर वाले पार्ट को थोड़ा देर के लिए छोड़ लो, है ना, वहां सॉल्यूशन नहीं देखना है। ये बड़ा एक यूनिक फीचर है चोल रूलर्स का, या चेर रूलर्स का भी और पांड्या रूलर्स का भी, संगम पीरियड में। हालांकि चोल के टाइम में ये सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। रीजन क्या है कि चोल रूलर्स ने चेर पांड्या को जीतकर पूरी टेरिटोरी चोल साम्राज्य में मिला ली थी, ठीक है, चोल एम्पायर में। और गांधी जी भी जब अपना हिंद स्वराज लिख रहे थे ना, वहां पर भी गांधी जी ने मेंशन किया था। गांधी जी ने वैसे वैदिक पीरियड का भी मेंशन किया, पर इसका भी, कि चोल रूलर्स जो थे, इनके टाइम की विलेज असेंबली वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ऑटोनॉमस विलेज असेंबली होती थी, विलेज असेंबलीज थी, विलेज असेंबलीज। इनका एक प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे कि ये ना ऑटोनॉमस नेचर के थे, कंप्लीटली फ्री नहीं होते थे गाइज, पर काफी हद तक ऑटोनॉमी होती थी। एंड दैट्स वन ऑफ द आइडियल एग्जांपल ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जो कि कभी चोल रूलर्स के टाइम में एग्जिस्ट करता था, चेर पांड्या के टाइम में भी, पर अगेन वही कि चेर पांड्या को छोड़कर चोल पे ज्यादा फोकस है, तो चोल रूलर्स के टाइम में एग्जिस्ट करता था, कभी वैदिक पीरियड में करता था। हालांकि वैदिक पीरियड के असेंबलीज के बारे में कम इंफॉर्मेशन है, और चोल रूलर्स के असेंबलीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। एक दो नाम भी है, आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। गांधी जी ने भी इसका मेंशन करा था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द किंग वॉज असिस्टेड बाय असेंबलीज सच एज अवाई। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉट नेसेसरी कि अवाई विलेज असेंबली हो, बट विलेज असेंबली के अलावा भी बाकी असेंबलीज होती थी जो राजा को असिस्ट करने का काम करती थी। मतलब आप समझ लीजिए कि उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, या उसके सलाहकार हो गए, जो उसको सजेशन देने का, एडवाइस देने का काम कर रहे हैं। अभी भी तो होता है, तो दैट्स अ सिंपल थिंग। नाम याद रखेंगे कि राजा को एडवाइस देने वाली जो असेंबली थी, असिस्ट करने वाली, उसको क्या बोलते थे? अवाई। तो ये सब फैक्ट ना आपको पीवाईक्यू से ही मिलता है, ये पूछा हुआ है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, दूसरे एग्जामिनेशन में, तो ये हमको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि अवाई वॉज अ काइंड ऑफ असेंबली विच वॉज असिस्टिंग द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। थर्ड, सॉरी, द संगम पॉलिटी वॉज फुल्ली सेंट्रलाइज्ड विथ अ यूनिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी सिमिलर टू मौर्यन मॉडल। अब जब मैंने तुमको बताया कि विलेज असेंबली यहाँ की वेरी पॉपुलर है, जो ऑटोनॉमस भी होती थी, तो क्या ये पार्ट करेक्ट होगा? फुल्ली सेंट्रलाइज थी? नहीं होगा ना गाइज। जहां पर विलेज असेंबली एग्जिस्ट कर रही हैं और विलेज असेंबली ऑटोनॉमस नेचर की है, जहां पे विलेज असेंबली का वैल्यू है, तो वो सेंट्रलाइज कैसे होगा? वो तो डिसेंट्रलाइज हुआ ना। विलेज असेंबली मतलब ग्रास रूट पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना लोगों को, ये डिसेंट्रलाइजेशन का फीचर है, सेंट्रलाइजेशन का नहीं, राइट? तो फिर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। हाउ मेनी करेक्ट पूछ रहा था, आंसर क्या चूज करेंगे? ओनली 2। ये रहा आपका आंसर, है ना। तो ऐसे करके आंसर पर पहुंचना है, ठीक है। चलिए, यहां पे एक और टर्म है, याद रखिए। ये जो 3 रूलिंग कम्युनिटी थी ना, इनको मूवेंडर कह के भी बुलाते थे, मूवेंडर, राइट? द 3 क्राउन्ड किंग्स, मूवेंडर, द रूलिंग कम्युनिटीज, मूवेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पर एक टेबल है, कुछ टर्म्स हैं चोलाज से रिलेटेड या संगम पीरियड से रिलेटेड, उनको मैच करना है। और ये कंप्लीट एक फैक्ट है, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वहां इसको मैंने एक साथ कर लिया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पहला है संगम लैंडस्केप और उससे एसोसिएटेड थीम, कि ये जो लैंडस्केप है इससे एसोसिएटेड क्या थीम। पहला क्या? कुरिंजी। कुरिंजी इज रिलेटेड टू यूनियन ऑफ लवर्स, ये भी थीम है, और साथ ही साथ हिल्स, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो पहला मैच हमारा सही है, वो तो आंसर में हमको दिख जाएगा, पर हमें याद रखना, और ये चीज याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ना वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं है, यहाँ पे टर्म है, टर्म का मीनिंग है, तो याद रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। कुरिंजी, कुरिंजी माने हिल्स और यूनियन ऑफ लवर्स, क्या बोलेंगे इसको? कुरिंजी। मुल्लई, मुल्लई माने पेशेंट वेटिंग, ये भी करेक्ट है, फॉरेस्ट्स एंड साथ ही साथ
वेटिंग, पेशेंट, पेशेंस को शोकेस कर रहा है, मुल्लई। फिर क्या है, मरुत्तम, मरुत्तम एग्रीकल्चरल लाइफ को दिखा रहा है, मरुत्तम। फोर्थ क्या है, पल्लाई, सी शोर एंड फिशिंग, ये गलत है। पल्लाई का एक्चुअली मतलब होता है सेपरेशन एंड हार्डशिप। देखो यही ना संगम लिटरेचर की बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि संगम लिटरेचर ना दोनों चीज के बारे में बताता है। यहां पर ये जो लैंड है उसका ज्योग्राफिकल डिवीजन भी दिखा रहा है। जैसे कुरिंजी क्या दिखा रहा है कि वो हिल्स है ना। मुल्लाई क्या दिखा रहा है कि वो फॉरेस्ट वाला पार्ट है। मरुत्तम क्या दिखा रहा है कि एग्रीकल्चरल प्लेन है, खैर मरुत्तम को भी छोड़े। पल्लाई क्या दिखा रहा है कि वो अरिड लैंड है, एरिड लैंड है। पर साथ ही साथ ना इन एग्रीकल्चरल लैंड में किस टाइप की इमोशंस तभी प्रेजेंट थी वो भी दिखाता है कि कुरिंजी जो है वो हिल्स है और साथ ही साथ यूनियन ऑफ लवर्स को शोकेस कर रहा है। मुल्लई फॉरेस्ट है, एक टाइप के लैंड की कैटेगरी, बट साथ ही साथ पेशेंस को, वेटिंग को शोकेस कर रहा है। तो इसलिए संगम लिटरेचर इतना पॉपुलर हुआ कि वहां पे लैंडस्केप का भी क्लासिफिकेशन था और उस लैंडस्केप का ना नेचर भी था कि इस लैंडस्केप का क्या नेचर होगा। फॉरेस्ट लैंडस्केप वो यूनियन ऑफ लवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी फॉरेस्ट लैंडस्केप वो वेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा, हिल्स लैंडस्केप यूनियन ऑफ लवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, एरिड लैंड सेपरेशन को या हार्डशिप को रिप्रेजेंट करेगा। और होता भी है, एरिड लैंड्स में ना फार्मिंग उतनी इजी नहीं होती है, तो इसलिए वो हार्डशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पल्लाई मींस एरिड लैंडस्केप और हार्डशिप्स। तो ये जो सी शोर एंड फिशिंग है इसका क्या रेफरेंस था, नेटल। नेटल का मतलब क्या होता है, सी शोर एंड फिशिंग। तो ये क्लासिफिकेशन है, 5 क्लासिफिकेशन है, 5 हो गए ना गाइज, 1 2 3 4 5। आपको ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है अब यहां से क्या कि भाई जो संगम पीरियड में जो लैंडस्केप्स थे इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 5 पार्ट में। ये लैंडस्केप अपना डायरेक्ट मीनिंग तो बता ही रहे थे कि अच्छा कुरिंजी का मतलब हिल्स हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ना एक थीम भी बता रहे थे, इकोलॉजिकल थीम विच वाज रिलेटेड टू ह्यूमन, हिल्स रिलेटेड टू यूनियन ऑफ लवर्स, राइट। तो लैंडस्केप का क्लासिफिकेशन, हिल एक क्लासिफिकेशन हो गया ना लैंडस्केप का, पर वो ह्यूमन इमोशन से भी रिलेटेड था। ठीक है, 5 क्लासिफिकेशन थे, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये फैक्ट्स के फॉर्म में याद रखना है, प्रीलिम्स के पहले भी एक बार देख के जाना है तुमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमी ड्यूरिंग द संगम पीरियड इज आर करेक्ट। अब संगम पीरियड की इकोनॉमी के बारे में है कि संगम पीरियड की इकोनॉमी से रिलेटेड ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर, पैस्चरलिज्म, ट्रेड एंड वॉरफेयर बेस्ड प्लंडर ऑल फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। सॉल्यूशन की तरफ मत देखना उधर क्या लिखा हुआ है, पहले इसको समझना है। अब संगम पीरियड की इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर चाहे संगम पीरियड हो या दिल्ली सल्तनत पीरियड हो, हर टाइम पे इकोनॉमी का पार्ट रहता था, तो करेक्ट होगा। पैस्चरलिज्म, ये भी इंडिया में काफी पॉपुलर है, पैस्चरलिज्म हर टाइम में चला, ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं। ट्रेड बिल्कुल पार्ट होगा। एंड वॉरफेयर बेस्ड प्लंडर, वॉरफेयर बेस्ड प्लंडर की राजा गया, राजा ने कहीं जीता और वहां पे राजा के सैनिकों ने थोड़ा लूटपाट मचाया, बट वो लूटपाट मचा के ना अपने घर में नहीं रख लेते थे। एक्चुअली होता क्या था कि जो भी आप लूटे, लूट कर लाकर पहले राजा को दिखाना होता था। एंड दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, ये भी नई इकोनॉमी का पार्ट होता था एक्चुअली में, इट वाज पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ये भी इकोनॉमी का पार्ट था। और ऐसा पहले भी था, जैसा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक सीन है, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जान कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अटैक किया और वहां से खूब कुछ लूट कर लाया था। लूट कर लाकर फिर वो रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करता है, अपने चाचा को बुलाता है, दिखाता है कि ये मैं लूट कर लाया हूँ। उसी टाइम में पीठ में छुरा मार देता है और मार देता है जलालुद्दीन खिलजी। तो ना ऐसे रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किए जाते थे और इकोनॉमी का भी पार्ट होता था, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हो गया। अब जैसे मान लो, अब ब्रिटिश का भी तो पार्ट था ना इनफॉर्मल इकोनॉमी का। इंडिया में आए, इंडिया से लूट रहे थे, कोहिनूर हीरा मिला, ले जाके अपने यहाँ रख लिया, आज उसकी वैल्यू है ना, बड़ी प्रीसियस वैल्यू है, कल को अगर मार्केट में सेल किया जाए तो वैल्यू वेल होगा। तो इकोनॉमी का भी पार्ट है। वन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट, याद रखिएगा उसको, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तुमको कंफ्यूज कर सकता है, बट दैट इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड, रोमन ट्रेड इज एविडेंस्ड बाय रेफरेंस टू यवन एंड डिस्कवरी ऑफ रोमन कॉइन्स। यवन के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि यवन किसको बुलाया जाता था, फॉरेनर्स को। जो लोग बाहर से आते थे उनको क्या बुलाते थे, यवन। अब ये फॉरेनर्स चाहे रोमन हो, या ये फॉरेनर्स मंगोल हो, या ये फॉरेनर्स अफगानी हो, या ये फॉरेनर्स टर्किश हो, या बाद में ब्रिटिश हो, सबको क्या कह के बुलाएंगे, यवन। ये एक संस्कृत का भी टर्म है और यहाँ संगम पीरियड में भी यूज होता था। यवन मीन्स फॉरेनर्स जिनके साथ ट्रेड हो रहा है,
एनसीईआरटीज में भी मेंशन्ड है, यवन मीन्स फॉरेनर। केबीसी में भी बच्चन साहब ने पूछा था, याद रखिएगा, यवन मीन्स फॉरेनर, बाहर से आने वाला। तो रोमन ट्रेड इज एविडेंस्ड बाय रेफरेंस टू यवन्स एंड डिस्कवरी ऑफ रोमन कॉइन, करेक्ट। रोमन्स के साथ भी इनका अच्छा ट्रेड था, स्पेशली चेराज का। जो चेराज थे, याद रखना है कि दे हैड गुड ट्रेड रिलेशन विथ रोमन्स। चोल का भी था, पांड्या का भी था, बट चेराज का बड़ा अच्छा था। गुड ट्रेड रिलेशन विथ रोमन्स, रोमन्स के साथ इनका बड़ा अच्छा ट्रेड रिलेशन रहा है चेराज का। इवन इन चेराज के टेरिटोरी में, ये जो प्रेजेंट डे केरला वाली टेरिटोरी है, ऑगस्टस को डेडिकेटेड एक टेम्पल भी बनाया गया था। एक टेम्पल भी है ऑगस्टस को डेडिकेटेड, है ना, सन गॉड को डेडिकेटेड टेम्पल्स हैं, श्राइन्स भी हैं, साथ साथ मठ भी हैं। तो चेराज का और रोमन का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा था। दे हैड गुड ट्रेड रिलेशंस, कल्चरल रिलेशंस बोथ। चोल का भी था, चाइनीज के साथ भी था। चोल रूलर्स के राइटिंग्स में वो भी मेंशन्ड है, चोल रूलर्स के टाइम में। सेकंड इज करेक्ट, इनका बाहरियों के साथ रिलेशन अच्छा था, यवन के साथ। थर्ड स्टेटमेंट, इनलैंड ट्रेड वाज एब्सेंट। क्यों एब्सेंट होगा? जब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जब राजा अच्छा रूल कर रहा है, तो इनलैंड ट्रेड एब्सेंट क्यों होगा? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। इकोनॉमी वाज एंटायरली कोस्टल, इकोनॉमी वाज वेरी मच रिलाइंग ऑन कोस्टल इकोनॉमी, पर पूरी तरह से इनलैंड ट्रेड बंद हो, ये तो गलत है कि नहीं? थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट, वॉर बूटी हो गया वही मैडियर कि तुमने कहीं अटैक किया और अटैक करके वहां से तुमने सोना क्या बोलते उसको, हीरा जवाहरात, वो सब जो तुम लूट कर लाए, है ना, सोना हीरा जवाहरात के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉर बूटी बोलते हैं। एंड दैट वाज पार्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीसियस है तो वो राजा अपने पास रख लेगा, थोड़ा सा अपने सिपाहियों मंत्रियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और राजा के पास जो हो गया ना, तो नाउ दैट इज पार्ट ऑफ द रिसोर्स। अब वो रिसोर्स का पार्ट है, कल को हो सकता है उसको बेचकर हथियार खरीद लिए जाएंगे। दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी इनफॉर्मली, ठीक है। वॉर बूटी भी, इसी को वॉर बूटी बोलते हैं। नंबर 5, ये क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू इंपेरियल चोलाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विजियल चोल लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंपेरियल चोल पावर। अब यहां से याद रखेंगे, देखो संगम पीरियड का जब मैंने अभी बात किया, तो इस संगम पीरियड में हमने देखा कि यहाँ पर 3 मेन डायनेस्टीज थी, जिनमें चेर हैं, पांड्याज हैं और चोलाज हैं। संगम जो हुए वो पांड्याज के कैपिटल में हो रहे थे, बट आगे जाकर इन चोल रूलर्स ने इन दोनों को हरा दिया और टेरिटोरी खुद जीत ली। फिर ना एक डिसकंटिन्यूटी आएगी, थोड़े टाइम के लिए चोल पावर फिर से वीक हो जाएंगे, पर उनको वापस से रिवाइव करने का काम करेगा विजियल चोल, ठीक है। अब यहां पर जब ये रिवाइव करेगा ना, तो इन चोलाज को फिर आगे क्या बुलाया जाएगा, किस नाम से? इंपेरियल चोलाज के नाम से, एक नई आइडेंटिटी देने के लिए। फिर ये चोल वाले ही ग्रुप, पर सिंस बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आ गई, उसके बाद वापस से जब रिवाइव किया विजियल ने, तो अब इंपेरियल चोलाज के नाम से कहलाएंगे, इंपेरियल चोलाज। ये वही तुम जो अर्ली मिडाइवल पूछ रहे थे ना, वो अर्ली मिडाइवल वाला पार्ट इनका है, इंपेरियल चोलाज का, इंपेरियल चोलाज। विजियल इज द फाउंडर, बट यहाँ पे फेमस राजा है राज वन, उसका बेटा राजेंद्र वन। दे आर द वेरी फेमस चोल रूलर्स। राजेंद्र वन के टाइम में तो इनकी नेवल पावर भी बड़ी अच्छी थी, काफी हाई इनका नेवल पावर का जो राइज था वो काफी हाई था, काफी दूर तक था। राजेंद्र चोल के टाइम में ही ये, या राजेंद्र वन चोल के टाइम में, जो बे ऑफ बंगाल है ना, इसको हम किस नाम से बुलाते थे? इसको हम बुलाते थे चोल लेक या चोल मंडपम। ये दिखा रहा है कि देखो कितना बढ़िया इसका नेवल पावर था, काफी सुपीरियर नेवल पावर है। ये एक बे ऑफ बंगाल को पूरा इस साइड वाला जो पार्ट है, इसको चोल मंडपम या चोल लेक कह के बुलाते थे। एंड इवन द रीजन्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड मलायन पेनिनसुला, ये भी इनके कंट्रोल में होता था, चोल रूलर्स के कंट्रोल में। काफी बढ़िया नेवल पावर थी। श्रीलंका जीत चुका था राजेंद्र चोल, मालदीव वाला पार्ट जीत चुका था, ये सब जीत चुके थे। इन्फ्लुएंशियल थे ये अपने नेवल पावर की वजह से, ठीक है, याद रखना है ये। सो विजियल चोल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंपेरियल चोलाज, करेक्ट है। उसको बड़ा बनाने का काम राज वन करेगा। राज वन बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर। इनका कैपिटल क्या है गाइज? थंजावुर या तंजौर, थंजावुर या तंजौर, इंपेरियल चोलाज का कैपिटल, ठीक है, थंजावुर या तंजौर। तो राज वन ने यहां पर
अब ये कल्चरल पार्ट हो गया कि एक टेम्पल बनाया, किसको डेडिकेटेड? बृहदेश्वर टेम्पल, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड। इसने भी बनाया है बृहदेश्वर टेम्पल, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड। इसका जो बेटा है राजेंद्र वन, वो भी बनाएगा लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड टेम्पल अपने नए कैपिटल में, गंगईकोंड चोलपुरम में, और उसका नाम होगा बृहदेश्वर टेम्पल गंगईकोंड चोलपुरम। बृहदेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में जो हम द्रविडियन टेम्पल का एग्जांपल देखते हैं ना, वही बृहदेश्वर टेम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, राजेंद्र वन शिफ्टेड द कैपिटल टू गंगईकोंड चोलपुरम आफ्टर हिज नॉर्दर्न एक्सपीडिशन। ये भी सही है, जरा इसको देखो यहाँ पर क्या है। चोल रूलर्स जो थे तो उनका कैपिटल यहाँ पर हो गया प्रेजेंट डे तमिलनाडु, कौन सा प्लेस? तंजौर। इन्होंने ये पार्ट जीत रखा था, ये जीत रखा था, इस पे भी कंट्रोल कर रहे थे, बट नॉर्दर्न पार्ट स्पेशली गंगा रिवर क्रॉस करना, गंगा रिवर क्रॉस करना और यहाँ पे रूलर्स को हराना, ये काम किया है किसने? राजेंद्र चोल ने, या राजेंद्र वन चोल ने। इसके बाद राजेंद्र सेकंड भी आएगा, इसलिए राजेंद्र वन भी रेफर करते हैं, या राजेंद्र चोल भी। तो जब ये ऊपर जाता है, गंगा के रूलर्स को हरा के नीचे आता है ना, तो एक टाइटल खुद के लिए एक्सेप्ट करता है, या लोग इसको एक टाइटल से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाएंगे? गंगईकोंड चोल, गंगईकोंड चोलपुर, चोल मतलब गंगा के राजाओं को हराने वाला या गंगा की टेरिटोरी को जीतने वाला, गंगईकोंड। चोल तो था ही है। और फिर ये अपनी नई कैपिटल बसाएगा, उस कैपिटल का नाम रख लेगा गंगईकोंड चोलपुरम। क्या नाम रखेगा कैपिटल का? गंगईकोंड चोलपुरम। अब अभी जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, कल को मान लो वहां पर एक पार्टी जीत गई, तो वो अपने आप को वेस्ट बंगाल कोंड बुला सकते हैं, क्योंकि आज तक उनकी सरकार वहां बनी नहीं है। बन गई तो उनके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। तो इसके लिए बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि आज तक कोई चोल रूलर नॉर्थ इंडिया में गंगा रिवर क्रॉस करके वहां के राजाओं को नहीं हराया था। चोल क्या, कोई नहीं हराया था। तो इसने ये काम कर दिया था, तो इतना बड़ा टाइटल भी अडॉप्ट किया, अपना नया कैपिटल भी बनवाया। ये भी यहीं पर है, तमिलनाडु में ही, तंजौर के पास ही है। बस उसका नाम क्या पड़ेगा, नई सिटी का नाम गंगईकोंड चोलपुरम। पुरम मीन्स रहने की जगह, पुर रहने की जगह। करेक्ट है ये। यहाँ पर ये एक टेम्पल भी बनवाएगा लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड। तीनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, इनसे रिलेटेड। राजेंद्र वन के बारे में वो भी याद रखेंगे जो मैंने बताया। जो चोल नेवी है ना, इसके टाइम में एकदम पीक पर थी अपनी। राजराज वन के टाइम में भी चोल नेवी पावरफुल थी, बट सबसे मैक्सिमम जो बोलेंगे जेनिथ ऑफ चोल नेवल पावर, वो किसके टाइम में? राजेंद्र वन के टाइम में। ठीक है, उसी के टाइम में बे ऑफ बंगाल को चोल लेक बुलाया जा रहा है। राजराज वन के टाइम में जब राजराज वन राजा है और राजेंद्र उसका क्या है, प्रिंस है, तो श्रीलंका पे अटैक किया गया था। श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को जीत लिया जाएगा। फिर उसके बाद कंप्लीट श्रीलंका को जीतने का काम, मालदीव को जीतने का काम, मलायन पेनिसुला जीतने का काम कौन करेगा? राजेंद्र वन, जब वो राजा बनेगा प्रिंस से। तो ही वॉज अ वेरी पॉपुलर रूलर। चोल के बीच में सबसे पॉपुलर रूलर है राजेंद्र। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है चोल का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले जो पहले भी मैंने बताया चोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या विलेज असेंबली के बारे में, तो एक चीज आपको याद रखना है कि चोल विलेज असेंबली जो होती थी वो ऑटोनॉमस होती थी, राइट। बट ऑटोनॉमी कहने का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली फ्री होती थी। ऑटोनॉमस था, बहुत सारी चीजों में इनको थोड़ा थोड़ा फ्रीडम था, बट नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द किंग। बस किंग क्या करता था ना, इंटरफेयर कम करता था विलेज असेंबलीज में। ठीक है, ये ऑटोनॉमी थी। जैसे अभी ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं आसाम में, तो आर दे कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द स्टेट? आर दे कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, इंटरफेयर कम किया जाता है। बहुत सारी चीजों में उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं कि चलो इस मैरिज से रिलेटेड है, आप इस पे अपना रूल्स बनाइए, अपना चलाइए। लैंड सक्सेशन राइट है, उस पर अपना चलाइए। जो कुछ भी होते हैं वो अलग अलग डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसा ही था, ऑटोनॉमस थी, कंप्लीटली फ्री नहीं थी। खैर, पहला क्या, उर वॉज अ जनरल विलेज असेंबली। याद रखना है एकदम, उर, ये टर्म भी याद रखना है। वो स्पोर्ट्स भी तुम कभी खेले होगे, चिड़िया उड़, कौवा उड़, गाय उड़, गाय नहीं उड़ती, चिड़िया कौवा ही उड़ता है। उर, उर वॉज अ नेम ऑफ विलेज असेंबली ड्यूरिंग चोलाज, स्पेशली इंपीरियल चोलाज। और ये जो उर विलेज असेंबली थी, ये नॉन ब्राह्मण विलेज असेंबली थी, ये भी याद रखना है। नॉन ब्राह्मण विलेजेज की विलेज असेंबली थी। दो टाइप में हम विलेज असेंबली को डिवाइड करेंगे। एक, हम उन विलेजेज की असेंबली की बात करेंगे जो कि जहां पर ब्राह्मण्स रहते थे,
या जो जमीन ना ब्राह्मणों को दे दी जाती थी, ब्रह्मदेय बुलाते हैं, कल भी मैंने बताया था ब्रह्मदेय, राइट। और एक जो है वो नॉन ब्राह्मण्स की होती थी, जहां पे यूजुअली नॉन ब्राह्मण फैमिलीज रह रही हैं। तो ये जो उर विलेज असेंबली है, ये कैसी विलेज असेंबली है? नॉन ब्राह्मण की। और दूसरा कौन सा हो गया भाई? सभा। सभा वॉज एन असेंबली ऑफ ब्रह्मदेव विलेजेस, करेक्ट। तो दो चीज हमको याद रखना है। सबसे पहले हम शुरू ऐसे करेंगे कि अच्छा हम बात किसकी कर रहे हैं? हम चोलाज की बात कर रहे हैं, है ना, चोल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। और चोल एडमिनिस्ट्रेशन जब भी आएगा वहां पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो सबसे ग्राउंड लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बात तो होगा ही, वो उनका एक यूनिक फीचर है। राजा भी स्ट्रांग थे बट विलेज असेंबलीज भी। पहले चीज याद रखेंगे, विलेज जो असेंबलीज थी वो ऑटोनॉमस थी, ऑटोनॉमस थी, कंप्लीटली फ्री नहीं था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से, राइट। दूसरी बात का नाम याद रखेंगे, जैसे उर, चिड़िया उड़ वाला उड़, कौवा उड़ वाला उड़, तो वो जो उर है वहां पे उड़ था, ये उड़ नहीं है, उर है ना, र है, र ड़ दो आते हैं हिंदी वर्णमाला में। ये उर जो है, ये उर है विलेज असेंबली, बट ऑफ दोज विलेजेज विच कंसिस्ट ऑफ मोस्टली नॉन ब्राह्मण फैमिलीज। फिर एक विलेज ऐसा होगा जहां पे ब्राह्मण फैमिलीज होगी, या एक विलेज होगा जिसको राजा ने ब्राह्मण्स को डोनेट कर दिया होगा, उसको हम बोलेंगे ब्रह्मदेय। जो ब्राह्मण को दिया गया क्या कहलाएगा? ब्रह्मदेय। वहां पर जो विलेज असेंबली होगी उसको हम क्या बुलाएंगे गाइज? सभा। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार प्रीलिम्स में पूछा है, ठीक है। थर्ड, कुड्डा वोलाई सिस्टम वाज एसोसिएटेड विद सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम लोकल कम्युनिटी। ये एक चीज आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा गया है पहले। ये कुड्डा बोलाई ये एक ऐसा सिस्टम था, एक सिस्टम का नाम है जिसमें ना लोगों को लोकल कम्युनिटी से सिलेक्ट किया जाता था। कुड्डा बोलाई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है। यहाँ पे लोगों को सेलेक्ट किया जाता था, उसके अलग अलग तरीके होते थे। जैसे एक तरीका ये है कि एक मटका रखा जाता था, मटका मतलब मिट्टी का बर्तन, और उसमें लोगों का नाम लिख दिया जाता था। लेकिन उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या? कि आपको ट्रेड का नॉलेज हो, आपको लिटरेचर का नॉलेज हो, आपको कल्चर का नॉलेज हो, मतलब आपके अंदर कुछ एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, तब जाकर आपका नाम मटके में उस पेपर पे लिखा जाएगा। तो अब 10 लोगों का नाम है, 10 लोगों का लिख दिया गया, फिर मटके को जमीन में गाड़ दिया गया। फिर अब वो 10 लोग हैं वो डिबेट करेंगे, और डिबेट करने के बाद फिर मटका निकाला जाएगा और उससे कागज निकाला जाएगा। एंड सपोज 4 लोगों को चूज करना है, तो 4 लोगों का नाम जिनका निकला वो हो गए 4 लोग फिक्स। 5 लोगों का निकालना है, 5 लोग फिक्स। तो कितना बढ़िया है ये, एक अच्छा ऐसा सिस्टम था जहां पे अगर आपको विलेज असेंबलीज का पार्ट बनना है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना है तो पहले अपनी क्वालिफिकेशन साबित करनी होगी। आजकल के जैसा नहीं है कि किसी पार्टी का पूंछ पकड़ लिया और बन गए नेता, क्वालिफिकेशन साबित कर दी थी। ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए विलेज असेंबली इतनी पॉपुलर है, इसलिए इतना नाम होता है इनका चोल के टाइम में, राइट। थर्ड इज करेक्ट, याद रखेंगे कुद्दा बोलाई सिस्टम था। और भी तरीके थे इसके। चोल लोकल बॉडीज फंक्शन विदाउट एनी सुपरविजन फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी। अब ये करेक्ट होगा या फॉल्स होगा? है ना, ऑटोनॉमस था, लेकिन ऑटोनॉमस का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी सुपरविजन नहीं था, ठीक है। 1, 2 and 3, हाउ मेनी आर करेक्ट? तो ओनली 3, राइट। ध्यान देना, यही सारी चीज आपको ध्यान देनी है, प्रीलिम्स में गलती नहीं करना। ये छोटी छोटी गलती होती है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री वाला भी डिस्कस करेंगे, ठीक ना, उसमें भी देखना कि बनेगा तुमसे। Which of the following statements best describe the significance of Chol naval power? बताओ, इसका आंसर तुम ही बताओ यहां बिना देखे। अभी ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे वीक वीक लग रहा था, यहां आने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती है। हाँ, आंसर ऊपर आंसर क्या लिखा हुआ था उस पर ध्यान नहीं देना है, तुमको खुद आंसर चूज करना है, सही आंसर। नेवल सुप्रीमेसी तो क्या होना चाहिए? पक्का ACD नहीं। Which of the following best describe the significance of Chol naval power? ये क्या है? It was used only for defending the Coromandel coast from Arab traders. Though they were using it to defend Coromandel coast, but only, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। B. It helped Chol control the overseas trade networks and launch expeditions against Sri Lanka and Southeast Asia. अभी मैंने बताया कि मलाइन पेनिसुला, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, मालदीव, मालदीव मतलब जो प्रेजेंट मालदीव है, पहले नहीं था वैसे, उन सबको भी इन्होंने कॉन्कर कर रखा था। और ट्रेड में तो हेल्प करेगा ही ना। अब इंडिया का इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस रहेगा तो ट्रेड में नहीं हेल्प करेगा। उसी तरह से इनका बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस रहता था तो ट्रेड भी ग्रो करता था। तो सेकंड तो करेक्ट दिख रहा है,
बस सी एंड डी देख लेते हैं। इट डिक्लाइंड कंप्लीटली आफ्टर राजराज वन। अभी मैंने बोला कि राजराज वन का बेटा जो राजेंद्र वन था उसके टाइम में पीक पर था, तो डिक्लाइन कैसे होगा भाई, राइट। इट वॉज मेनली सेरेमोनियल एंड हैड लिटिल मिलिट्री इंपॉर्टेंस, पूरा मिलिट्री इंपॉर्टेंस था। वो जो मूवी है मणि रत्नम साहब की पोनियन सेल्वन, उसमें जाकर देखो खूब इनके चोल नेवल पावर के बारे में दिखाया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी, राइट, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चोल टेम्पल्स। चोल टेम्पल से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट, आंसर पे ध्यान नहीं देना है, वो गलत भी टाइप हो सकता है कि नहीं। टेम्पल्स फंक्शनड ओनली एज रिलीजियस स्पेसेस एंड हैड नो इकोनॉमिक रोल। अभी जब मैं तुमको आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा था, राइट, वहां पर भी हमने ये डिस्कस करा है कि टेम्पल्स जो है उनका इकोनॉमिक रोल भी होता था, टेम्पल्स का कल्चरल रोल भी होता था, एडुकेशनल रोल भी होता था। जैसे वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एडुकेशनल इंस्टीट्यूट है क्या, शारदा शक्तिपीठ, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एडुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तक्षशिला से भी पहले की। ये एक्चुअली में शक्तिपीठ है, यहां पर पढ़ाने का भी काम होता था। अब जैसे मान लो मुझे पढ़ाना है, अब यूजुअली पहले टीचिंग का काम जो ब्राह्मण्स कर रहे हैं जिनको नॉलेज है, मेरे पास जमीन नहीं है, तो मैं क्या किया, मंदिर चले गया, और मंदिर सबके लिए एक्सेसिबल होता था, तो मैंने मंदिर के ही मंडप वाले रीजन में, जो मंडप है ना, वो इन्हीं सब चीजों के लिए होता था। मंडप के मंडप में बाकी जो प्रेमिसेस है वहां पर मैंने क्या किया, अपनी क्लास स्टार्ट कर दी, तो एडुकेशनल रोल हो गया। इकोनॉमिक नहीं होगा कि आज हम कामाख्या शक्तिपीठ की बात करते हैं, कामाख्या शक्तिपीठ नीलांचल हिल पर है ना, तुमको क्या लगता है अगर वहां पे शक्तिपीठ नहीं होता तो उतने सारे दुकान वगैरह होते, होटल रिजॉर्ट होते, नहीं होते। अभी चल रहा है ना होटल रिजॉर्ट, तो इकोनॉमिक रोल नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। फर्स्ट रॉन्ग हो गया ऐसे तो। सेकंड, टेम्पल्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स एंड एक्टेड एज सेंटर्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक करेक्ट है, वो ब्रह्मदे अग्रहारा में इन सब का रोल होता था। हम कई बार देखते हैं, कई टेम्पल्स में विजिट करने जाते हैं तो देखते हैं फलाना राजा जी ने जमीन दान में दी थी, ठीक है। चोल टेम्पल्स वर कनेक्टेड विथ क्राफ्ट प्रोडक्शन, एडुकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज, अभी मैंने समझाया इसको। तो ये सिर्फ चोल टेम्पल्स नहीं है, चोल टेम्पल हो, होम टेम्पल हो, गुप्त टेम्पल हो, हर जगह होता था, राइट। फोर्थ, द बृहदेश्वर टेम्पल रिफ्लेक्ट्स बोथ पॉलिटिकल पावर एंड रिलीजियस डिवोशन। अब भगवान शिव को डेडिकेटेड है तो रिलीजियस डिवोशन तो दिखा ही रहा है, और इतना बढ़िया आर्किटेक्चर है बृहदेश्वर टेम्पल का। जब हम उसको ओपन करके देखते हैं कि विमान जो बना है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर में हमने देखा कि जो मेन टावर है गर्भगृह के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, विमान, सेमी पिरामिडिकल शेप में है, उसके बाहर भी डेकोरेशन है। फिर विमान के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, शिखर, राइट, और वो सब डेकोरेटेड है। फिर बाहर निकलेंगे तो जो गोपुरम है वो भी डेकोरेटेड है, गोल्ड का यूज किया गया है, बाकी प्रीसियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज किए गए हैं। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी तो दिखा रहा है, और राजा जितना बड़ा होता था वो उतना ऊंचा विमान या शिखर बनवाता था। 4 भी करेक्ट, करेक्ट ढूंढना था क्या, हाँ, 2, 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। विथ रेफरेंस टू चोल इंस्क्रिप्शंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, चोल इंस्क्रिप्शंस के बारे में, अब यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, वो भी याद रखना है आपको। पहला क्या, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड ग्रांट्स, टैक्सेशन, इरिगेशन, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, और लिख लो साथ में सोशल इंफॉर्मेशन, है ना, कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ट्रेड भी ऐड कर लेते हैं। तो जो इंस्क्रिप्शंस होते थे ना, उससे सब चीज का मालूम पड़ता था। जैसे चोल इंस्क्रिप्शंस तो है, हम एक अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं जो बड़ा पॉपुलर है, अशोक आज मेजर रॉक एडिक्ट 13। यहीं पर अशोक ने लिखा कि भाई कलिंग वॉर में ऐसा ऐसा हुआ, कलिंग वॉर में इतना रक्तपात हुआ, इतने मासूम लोगों की जान गई, बेगुनाह लोगों की। उसके बाद मैंने युद्ध की पॉलिसी छोड़ दी। पहले मेरी पॉलिसी का नाम था दिग्विजय, हर दिशा में विक्ट्री, उसके लिए जितना लड़ना हो, खून बहाना हो, बहाऊंगा। अब मैंने अपनी पॉलिसी कर ली धम्म विजय। ये कहां पर लिखा हुआ मिला, रॉक एडिक्ट 13 में। तो उसी तरह से चोल इंस्क्रिप्शंस होते थे, सारा इंफॉर्मेशन देते थे, ठीक है, हर इंस्क्रिप्शंस में होगा मोस्टली। चलिए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहां से आपको ये एक नाम याद रखना है, ये हो गया फैक्ट, जो मैंने फैक्ट की बात की ना, तो ये एक फैक्ट हो गया जो फैक्ट आपको याद रखना है कि अच्छा उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, जो कि बताता है, क्या बताता है, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस एंड कमिटी सिस्टम इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि एक मिट्टी का बर्तन होगा, वहां क्वालिफिकेशन होगा, और क्वालिफिकेशन होने से अच्छे लोग इलेक्ट होके आएंगे, तभी तो चोल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती थी।
अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई कुछ भी बोले, मंत्री जी या नेताजी कुछ भी बन जाते हैं, क्वालिफिकेशंस की बात ही नहीं होती। क्वालिफिकेशन बस क्या है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, आपका ये एज होना चाहिए। टोल विलेज असेंबली में वैसा नहीं था, आपके पास ट्रेड का नॉलेज, कल्चर का नॉलेज, लिटरेचर का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप क्वालिफाई कीजिएगा। टैक्सेशन भी होता था कि आपने पिछले साल इतना टैक्स जमा किया था कि नहीं किया था, या बाकी चीजें, नहीं तो डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता था। ये सब हमको कहाँ से मालूम पड़ा भाई? उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से। जरा इसको ढूंढना तो कि ये तमिलनाडु में कहाँ पड़ता था, ये ढूंढ के बताना बाद में, ठीक है? उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, प्लेस एक बार देख लेना कि क्या है, किस पर्पस के लिए है वो याद रखेंगे, राइट? थर्ड, चोल इंस्क्रिप्शंस आर साइलेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि विलेज गवर्नेंस के बारे में मालूम पड़ रहा है, थर्ड बोल रहा है कि साइलेंट है। सही होगा या गलत? गलत होगा ना? चोल इंस्क्रिप्शंस आर साइलेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज एंड विलेज असेंबली, ये तो सेकंड को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो कि होना भी नहीं चाहिए। तो सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। 1 and 2 ओनली करेक्ट ढूंढना है क्या? यस, 1 and 2 ओनली। इवन अशोक ने भी अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया था कि मैंने अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट किए हैं और मैंने अपने मिनिस्टर्स की ड्यूटी भी फिक्स की है कि सर्टेन इंटरवल के बाद मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट सबको, कि आपको पब्लिक के पास जाना है और पब्लिक की तकलीफ जो है वो लाकर फिर मेरे सामने प्रेजेंट करना है। और ये उसने कहाँ लिखवा दिया? पत्थरों पे लिखवा दिया, इंस्क्रिप्शंस में। फिर ये भी लिखवाया कि अगर पब्लिक को लगे कि उनके एरिया का मिनिस्टर्स और ऑफिसर उनके पास नहीं जाता है रेगुलर इंटरवल पे, मेरे पास आके मेरे को कंप्लेन करो, मैं डायरेक्ट उनको पनिशमेंट दूंगा। इससे ना एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हुआ। आजकल के भी जो राजा लोग वैसा करने लग जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बढ़िया होगा। ये जो हम सड़क पे बाहर निकलते हैं, आधे सड़क पे चलते हैं, आधे पे कीचड़ जमा रहता है, कम से कम वो तो सही हो जाएगा। क्योंकि म्यूनसिपैलिटी वाले ऑफिसर कभी आते हैं नहीं देखने के लिए, या आते होंगे, देखते होंगे कार से ऊपर से निकल जाते हैं, साइड में नहीं देखते। तो अशोक ने भी ये सब लिखवाया था, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बढ़िया चल रहा था, ठीक है? 1 and 2 ओनली यहाँ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंपेयरिंग द संगम एज एंड द इंपेरियल चोल पीरियड। संगम एज और इंपेरियल चोल पीरियड को। Sangam society was described through ecological landscapes while Chol inscriptions reflect a more institutionalized agrarian order. ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी मैंने तुमको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में वहां पर बताया था कि जो लैंडस्केप होते थे, लैंडस्केप का भी अपना एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता था, या इकोलॉजिकल इमोशंस को दिखाने का काम करते थे, जो ह्यूमन इमोशन से रिलेटेड है। कि जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है वो फॉरेस्ट वाला पार्ट अलग पार्ट बता रहा है, हिल्स वाला जो पार्ट है वो यूनियन ऑफ लवर्स बता रहा है, जो एरिड रीजन वाला पार्ट है वो एरिड रीजन क्या बता रहा है, वो रेसिस्टेंस को दिखा रहा है, दिक्कत को दिखा रहा है ना। फॉरेस्ट वाला पार्ट पेशेंस को दिखा रहा था, वेटिंग को दिखा रहा था। तो ये ना संगम पीरियड में था लैंडस्केप का क्लासिफिकेशन एज पर द इकोलॉजिकल इमोशंस एंड ह्यूमन इमोशंस। चोल पीरियड जो था वहां पे ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं था, इंस्टीट्यूशनल नेचर का क्लासिफिकेशन था, ठीक है? पहला करेक्ट। दूसरा, बोथ पीरियड शो एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड। बिल्कुल, अर्ली संगम पीरियड में भी एंड लेटर इंपेरियल चोल के टाइम में भी मैरीटाइम ट्रेड तो होता था। अर्ली संगम पीरियड में जो मैरीटाइम पावर था वो लिमिटेड था। लेटर जब इंपेरियल चोल बने तब मैरीटाइम पावर काफी इंक्रीज हो गया। बे ऑफ बंगाल को चोल लेक भी बुलाते थे या चोल मंडपम। थर्ड, इंपेरियल, सेकंड करेक्ट था हमारा। थर्ड, द इंपेरियल चोला स्टेट वाज लेस ब्यूरोक्रेटिक एंड लेस इंस्क्रिप्शनल देन द संगम पॉलिटी। खुद कॉमन सेंस लगाओ, संगम पॉलिटी पहले का पार्ट है, इंपेरियल चोलाज फिर अर्ली मिडावल में आ रहे हैं, तो ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक पहले वाला होगा या बाद वाला? इंपेरियल चोलाज वाला। इंस्क्रिप्शंस अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ते आए हैं, तो इंस्क्रिप्शंस भी ज्यादा लिखे जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। Temples became a more prominent as economic and administrative institutions during the Chol period या imperial Chol period. Correct. तो कितने करेक्ट हुए? 1, 2 and 3. How many? Correct. Only 3. Only 3. ठीक है? तो ये था संगम पीरियड इन चोल का। आगे भी करेंगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके?